हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 6 का वीडियो नंबर 13। तो बेटे ये छठे यूनिट का 13वां वीडियो है। और इससे पहले 12 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 6 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो AMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें करना है एनसीईआरटी के उदाहरण का भाग नंबर 2। तो हमारी जो यूनिट है ऊष्मा गति की, यूनिट नंबर 6, उसके एनसीईआरटी के उदाहरण का भाग नंबर 2 है। और इसमें डिस्कस करेंगे हम उदाहरण नंबर 8 से जितने भी उदाहरण दिए होंगे, लगभग 14 उदाहरण हैं। तो उदाहरण 8 से उदाहरण नंबर 14 तक इतने एग्जाम्पल्स हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो 7 एग्जाम्पल हमने कल सॉल्व करा दिए थे आपको, और आज हम स्टार्ट करेंगे उदाहरण नंबर 6.8, यानी छठे यूनिट का 8वां उदाहरण। इसमें दिया है जल वाष्प को आदर्श गैस मानते हुए गणना कीजिए कि 100 डिग्री सी ताप और 1 बार दाब पर 1 मोल जल वाष्प को 0 डिग्री सी ताप की बर्फ में बदलने में, अच्छा, बर्फ में बदलना है जल वाष्प को, आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। दिया है कि बर्फ की गलन एंथैल्पी 6 किलोजूल प्रति मोल और जल की ऊष्माधारिता 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सी है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, आपको जल वाष्प को पहले तो द्रव में बदलना पड़ेगा, यानी जल वाष्प को, भाप को पहले पानी में बदल, और फिर पानी को बर्फ में बदलना पड़ेगा। यानी ये प्रक्रम 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, 2 चरण या 2 पद इसमें लगेंगे। जो जल वाष्प आपकी है उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सी, और जल वाष्प के कितने मोल हैं? 1 मोल है। 1 मोल जल वाष्प का मतलब 1 मोल पानी, यानी 18 ग्राम जल वाष्प या 18 ग्राम पानी। तो जब जल वाष्प को द्रव में आप बदलोगे, 0 डिग्री सी के पानी में बदलोगे, 1 मोल पानी में बदलोगे, तो उस समय एंथैल्पी परिवर्तन जो है उसे हमने मान लिया डेल्टा H1। पहले स्टेप का एंथैल्पी परिवर्तन हमने डेल्टा H1 मान लिया। और जब द्रव को, यानी पानी को, 0 डिग्री सी के पानी को 0 डिग्री सी के बर्फ में आप बदलोगे, तो इस वाले पद या इस वाले चरण या इस वाले स्टेप का हमने एंथैल्पी परिवर्तन मान लिया है डेल्टा H2। ठीक है, 2 स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अब देखो, यदि इन्होंने क्वेश्चन में तो ये कहा है कि जल वाष्प को बर्फ में बदल दो सीधा, पर सीधा तो नहीं बदल सकते ना, 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे हमें। पहले स्टेप के लिए हमने एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 किया है, और दूसरे के लिए हमने एंथैल्पी चेंज किया है डेल्टा H2। तो आपको कुल एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H निकालना है। डेल्टा H निकालने का तरीका ये है कि आपको डेल्टा H1 और डेल्टा H2 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा H, कुल एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H, थोड़ा पेज ऊपर उठाता हूँ, देखो अभी पता चल जाएगा। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 की जगह हमने लिखा है MS डेल्टा T, यहाँ माइनस का निशान लगाया है, MS डेल्टा T। M का मतलब कितने ग्राम आपकी जलवाष्प थी, और S का मतलब उसकी ऊष्मा धारिता कितनी है या विशिष्ट ऊष्मा कितनी है। 1 ग्राम के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, 1 ग्राम। जल को वाष्प में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि सर ये माइनस का निशान क्यों लिया है, क्योंकि उन्होंने हमें जो दिया था, उन्होंने हमें दिया था कि द्रव को वाष्प में बदलने के लिए, द्रव को वाष्प में बदलने के लिए, देखो दिया है बर्फ की गलन एंथैल्पी तो इतनी दी है, जल की ऊष्माधारिता इतनी दी है, इतनी जल की ऊष्माधारिता, यानी जल को वाष्प में बदलने के लिए इतनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो एस का जो वैल्यू दिया है वो दिया था जल को वाष्प में बदलने के लिए, और हमें वाष्प को जल में बदलना है, इसलिए हमने निशान पहले ही उल्टा कर दिया, माइनस का निशान हमने लगा दिया। ठीक है, एम 1 मोल पानी था, यानी 18 ग्राम पानी था। एस वैल्यू कितनी दी थी, 4.2 प्लस में दी थी, इसे माइनस करने के लिए तो यहाँ माइनस लिखा है पहले। डेल्टा टी
टेम्परेचर 100 डिग्री सी की भाप को 0 डिग्री सी के पानी में कन्वर्ट करना है, तो 100 माइनस 0 कितना हो जाएगा 100, ठीक है। प्लस प्लस का निशान और साथ में ये माइनस का निशान, प्लस माइनस माइनस, गलन हमें करना है गलन, ठीक है। उन्होंने जो गलन की एंथैल्पी दी थी उस गलन की एंथैल्पी का हमें उल्टा करना है, हमें तो हिमायन करना है, इसलिए हमने गलन की एंथैल्पी, ये जो डेल्टा H2 है इसकी जगह हमने गलन एंथैल्पी लिख के उसके पहले माइनस का निशान लगाया है, क्योंकि हमें गलन का उल्टा एनर्जी चाहिए। गलन में तो आप बर्फ को गला के पानी बना दोगे, और हमें बर्फ को गला के पानी थोड़ा ही बनाना है, हमें पानी को जमा के बर्फ बनाना है। देखो यहाँ दिया है बर्फ की गलन एंथैल्पी, तो ये जो 6 किलो जूल प्रति मोल है ये तो गलाने के लिए है, तो जमाने के लिए इसका उल्टा होगा, ठीक है। इसलिए हमने गलन एंथैल्पी के पहले माइनस का निशान लगाया है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और यहाँ वैल्यू रख दी 6 किलो जूल प्रति मोल। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे इतना आ जाएगा, ठीक है। ये जूल प्रति मोल है और ये किलो जूल प्रति मोल है, गड़बड़ होगी यार, इसे किलो जूल में बदलना पड़ेगा या फिर इसे जूल में बदलना पड़ेगा। ये 6 किलो जूल प्रति मोल है, तो जूल को किलो जूल में बदलने के लिए आप 1000 से भाग करोगे, और जब 1000 से भाग करोगे तो दशमलव यहाँ से उठकर 3 अंक पहले आ जाएगा, यहाँ देखो आ गया ना, यहाँ आ गया ना दशमलव। तो ये तो था जूल प्रति मोल और ये है किलो जूल प्रति मोल। समझ में आ रहा ना अंतर? आपको पता चल गया होगा कि हमने यहाँ जूल प्रति मोल को किलो जूल प्रति मोल में क्यों बदला है, 1000 से भाग क्यों दी है, क्योंकि यहाँ हमारे पास दूसरा जो एनर्जी था एंथैल्पी था वो किलो जूल प्रति मोल में था। या तो इसे आप 1000 से गुणा कर देते, इसे 1000 से गुणा करके इसे जूल में बदल देते, या फिर हमने इसे 1000 से भाग कर दिया, इसे किलो जूल में बदल दिया, बात तो एक ही है। तो दोनों किलो जूल में हो गए। अब आप इसे घटाओगे तो इतना आ जाएगा, ये देखो, ये माइनस की वैल्यू ये भी माइनस की, तो जुड़ ही जाएंगे, -13.560 किलो जूल प्रति मोल। तो पहला उत्तर तो ये आ गया हमारा। फिर इन्होंने कहा था आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन निकालने के लिए डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा N RT। अभी मैं बार बार बता रहा हूँ आपको इस फार्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखना है आपको। डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस, आपको पता है PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो डेल्टा NRT की जगह P डेल्टा V आप लिख सकते हो। डेल्टा H ज्यों का त्यों है, P ज्यों का त्यों है, डेल्टा V आयतन में परिवर्तन 0 होता है, लगभग 0 होता है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, पानी को जब आप बर्फ में बदलते हो तो आयतन में परिवर्तन लगभग ना के बराबर होता है, यदि आप उसे आदर्श गैस मानते हो, ठीक है। तो लिक्विड से सॉलिड में जो परिवर्तन होता है उसमें आयतन में परिवर्तन लगभग बराबर 0 के होता है, इसलिए आयतन में परिवर्तन डेल्टा V हमने लिया है 0, और P का 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0, तो डेल्टा U भी डेल्टा H के बराबर आ जाएगा, यानी ये जो आया था हमारा डेल्टा H -13.560 किलो जूल प्रति मोल। तो ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ये प्रैक्टिस करने से आते हैं, प्रैक्टिस यदि करते रहोगे तो आते रहेंगे, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण नंबर 6.9। ये जो उदाहरण 6.9 है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा, और बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बच्चे इससे घबराते बहुत हैं इस क्वेश्चन से, इस तरह के। देखो 6.9, बेंजीन के 1 मोल का दहन 298 केल्विन एवं 1 वायुमंडल पर होता है। बेंजीन के 1 मोल का दहन करना है। देखो ऐसे, बेंजीन 1 मोल है ना, देखो कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 ही तो होगा यहाँ। 1 मोल का आप दहन कर रहे ऑक्सीजन से, 15/2 का मतलब 7.5 होता है, पता है ना आपको। 7.5 क्यों लिया मैं, यहाँ से 2 से गुणा कर देता, ये 15 होता है, ये 12 होता है, ये 6 होता, फिर तो यहाँ 2 मोल हो जाते ना बेंजीन के। इन्होंने कहा है बेंजीन के 1 मोल का दहन, तो 1 मोल को जलाना है, तो 1 मोल यहाँ रखने के लिए आपने समीकरण को इस प्रकार व्यवस्थित करा कि यहाँ 15/2 ही लिखना पड़ेगा संतुलित करने के लिए। बेंजीन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल बन रहे और जल के 3 मोल, और इसमें आंतरिक ऊर्जा में एंथैल्पी में परिवर्तन कितना हुआ है, -3267 किलो जूल प्रति मोल, ठीक है। देखो बेंजीन के 1 मोल का दहन हमने करा दिया, ये रिएक्शन लिख दी, 298 केल्विन एवं 1 वायुमंडलीय दाब पर होता है। दहन के उपरांत CO2 एवं H2O बनते हैं, भाई CO2 और H2O ही तो बनते हैं बेंजीन के जलने से, तथा
3267 किलो जूल ऊष्मा निर्मुक्त होती है। हमने लिख दिया यहाँ डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 3267 किलो जूल। भाई ऊष्मा जब निकलती है तो डेल्टा एच का वैल्यू माइनस में ही रखा जाता है। तो हमने अब तक जितना सवाल था उसके आधार पर हमने समीकरण लिख दी। बेंजीन के लिए मानक विरचन एंथैल्पी की गणना कीजिए। हमें बताना है कि बेंजीन यदि आपको बनानी है उसके अवयवों से तो कितना एंथैल्पी परिवर्तन होगा। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ देखो इसे, यदि आपको एक दे रहा या नहीं, साइड में हट जाओ। देखो 6C+3S2 इज इक्वल टू C6H6 ऐसे बनती है बेंजीन अपने अवयवों से। 1 मोल बेंजीन जब बनेगी तो मैं कहूँगा बेंजीन के 1 मोल का विरचन हो रहा है। और इसमें एंथैल्पी परिवर्तन कितना होता है ये पूछ रहे हैं। देखो बेंजीन के लिए मानक विरचन एंथैल्पी की गणना कीजिए। तो बेंजीन ऐसे बनती है, इसमें एंथैल्पी कितनी चेंज होगी, कितना एंथैल्पी परिवर्तन होगा, ये हमें बताना है। ये उन्होंने दे रखा है और ये हमें बताना है। समझ में आ रही ना बात। फिर देखो क्या कहा है, CO2 एवं H2O के लिए मानक विरचन एंथैल्पी के मान क्रम से इतने और इतने हैं। CO2 को बनाना हो C+O2 इज इक्वल टू CO2, इसे बना दिया हमने। भाई C+O2 इज इक्वल टू CO2, इसके लिए एंथैल्पी इन्होंने दे दी इतनी है। H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू H2O। H2O और CO2 दोनों की मानक विरचन एंथैल्पी इन्होंने दे दी। तो आपके पास कुल मिलाकर ये 3 समीकरणें तो हैं, या 3 रिएक्शंस तो हैं, ये 3 रिएक्शंस। और इन तीनों रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच के वैल्यू भी हैं आपके पास, है ना। और ये जो चौथी इक्वेशन है जिसमें आप बना रहे हो बेंजीन, इस इक्वेशन को डेल्टा एच का वैल्यू आपको निकालना है। इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है, एकदम समझ में आ जाएगा। आपको इस पहली समीकरण, दूसरी समीकरण और तीसरी समीकरण को इस तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा, अलट पलट के गुणा भाग करके, कि ये वाली समीकरण जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू आपको निकालनी है, ये वाली आपको रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त हो जाए। देखो अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना बिल्कुल। मैं थोड़ा पेज ऊपर उठा लूँ पहले, वैसे तो पेज ऊपर ही है, इससे ऊपर तो क्या जाएगा, बस इतना कर लूँ। देखो अब देखो ध्यान से, आप देखो कि आपको कितने कार्बन चाहिए। भाई यही तो हमारा टारगेट तो ये है ना। कार्बन कितने चाहिए आपको, 6। और कार्बन आपको कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे कार्बन आपको। तो आप इस वाली समीकरण को 6 से गुणा कर दो, इस पूरी समीकरण को यहाँ से लेके यहाँ तक इसे 6 से गुणा कर दो, क्योंकि 6 कार्बन चाहिए ना। और फिर जो इसकी वैल्यू है डेल्टा एच की, इसमें भी आपको 6 से ही गुणा करनी पड़ेगी। और जब आप 6 से गुणा करके लिखोगे ना, 6C, ये लिख दिया 6C, लिख दिया ना, देखो भाई 6C, ये लिख दिया 6C। O2 देखो 6O2 कर दी 6 से गुणा, CO2 6CO2 कर दी 6 से गुणा। डेल्टा एच का वैल्यू कितना था, -393.5। देखो -393.5 को भी 6 से गुणा करी तो इतनी वैल्यू आ गई, 2360 किलो जूल पर। तो हमने एक टारगेट ये तो पूरा कर लिया अपना, ये तो कर लिया ना पूरा। अब हमें 3 चाहिए H2। 3 H2 कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे, इस वाली समीकरण से। देखो इस समीकरण को, पूरी समीकरण को कितने से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो। यहाँ भी पूरे, इसे भी 3 से, इसे भी 3 से, इसे भी 3 से, और ये जो वैल्यू है डेल्टा एच की, इसे भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। जब आपने 3 से गुणा करी तो देखो क्या हुआ, 3H2, हाँ 3H2 है। 3/2 O2, हाँ 3/2 O2 है। 3/2 का मतलब समझते हो ना, 1.5। 3H2O, 3H2 हो गया। डेल्टा एच की वैल्यू जितनी थी उसे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए बताओ। अब हमें चाहिए राइट साइड में बेंजीन का 1 मोल। अब बेंजीन ढूंढो, ये है सबसे ऊपर है, देखो बेंजीन, पर ये तो लेफ्ट साइड में है भाई, और हमें तो राइट साइड में चाहिए। राइट साइड में चाहिए ना, तो इस समीकरण में पलटा मार दो। पलटा का मतलब ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं इन्हें तो बना दो रिएक्टेंट, और ये जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं इन्हें बना दो प्रोडक्ट। अलट पलट दो इन्हें, और अलट पलटोगे तो डेल्टा एच का वैल्यू जो आपको माइनस में दे रखा है, तो इस वैल्यू को फिर प्लस में लिखना पड़ेगा। गुणा तो करनी नहीं पड़ी किसी से, पर रिएक्शन तो आपने पलट दी ना। तो डेल्टा एच का वैल्यू जो माइनस में है उसे आप किस में लिखोगे, फिर प्लस में लिखोगे। देखो ऐसा ही किया है। देखो 6CO2 3H2O, देखो 6CO2 3H2O, इधर तो ये प्रोडक्ट थे, इधर हमने इन्हें रिएक्टेंट्स बना दिया।
और बेंजीन और 15/2O2, बेंजीन और 15/2O2, यहाँ ये थे अभिकारक और यहाँ बना दिया हमने इन्हें उत्पाद। डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ माइनस में थी, देखो यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू हमने प्लस में लिख दी। अब देखो एक चीज बताता हूँ आपको, पता चल गया ना हमने किस तरह जुगाड़ फिट करा है यहाँ। बस आपको यही बात समझनी है कि जो आपका टारगेट है ना, आपका टारगेट क्या था, ये था आपका टारगेट, ये आपका टारगेट था। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए 6H तो आपने यहाँ से जुगाड़ करा, और 3 हाइड्रोजन का यहाँ से करा, और C6H6 का यहाँ से करा। जो 3 इक्वेशन आपके पास थी, 3 आपके पास जो समीकरणें थी, इन 3 समीकरणों को ही अलट पलट कर गुणा कर कर आपने उन्हें ऐसा बना दिया कि आपको वो समीकरण, वो जो आपका टारगेट था, वो आपको प्राप्त हो चुका है। अब ये वैल्यू आई हमारी, वैल्यू एक तो ये है -2361, एक है -857.49, और ये प्लस में है। तो हमने डेल्टा एच, जब इस रिजल्ट वाली समीकरण का डेल्टा एच जब आपको निकालना है, तो माइनस की तो ये लिख ली वैल्यू, प्लस वाली है, इन दोनों के जोड़ने से माइनस की वैल्यू ये आई, प्लस की ये आई, और घटाने से 48.51 किलो जूल प्रति मोल, इतनी वैल्यू आपको प्राप्त हो गई है। ये आपकी क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन। अब देखो समझ में आया ना, ऐसा सवाल पेपर में आता है, ध्यान रखना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना है। देखो क्या पूछा था उन्होंने, बेंजीन के लिए मानक विरचन एंथैल्पी की गणना कीजिए। तो बेंजीन के लिए मानक विरचन एंथैल्पी तो निकाल ली हमने, 48.51 किलो जूल प्रति मोल निकाल ली। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसा अब हम डिस्कस कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 6.10, यानी छठे यूनिट का 10वां उदाहरण। बताइए कि निम्नलिखित में से किसमें एंट्रोपी बढ़ती या घटती है, किसमें एंट्रोपी बढ़ेगी, किसमें घटेगी। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक द्रव का ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है। भाई जब कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाएगा तो उसके जो अवयवी कण हैं वे बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे। आपको पता है ठोस अवस्था में अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है, जो अरेंजमेंट होता है, वो बहुत अच्छा होता है। और अरेंजमेंट अच्छा होगा, व्यवस्था अच्छी होगी, तो एंट्रोपी तो फिर घटेगी, पता ही है आपको। तो यहाँ एक द्रव का ठोस अवस्था में परिवर्तन जब आप कराओगे तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, घट जाती है, याद रखोगे। नंबर 2, एक क्रिस्टल ठोस, पता चल गया ना क्यों घटती है एंट्रोपी। मैंने आपको सिखा रखा है, क्या सिखा रखा है, कि गैस जो होती है ना, गैस अवस्था की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, और गैस से कम एंट्रोपी होती है द्रव की, और सबसे कम एंट्रोपी किसकी होती है, ठोस की। और फिर कारण भी बता रखा है कि क्यों, क्योंकि इसमें अवयवी कणों की कोई व्यवस्था नहीं होती, और ठोस अवस्था में अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। यदि वो क्रिस्टल या ठोस है तो दुनिया भर की निश्चित व्यवस्था होगी, फिर तो उसकी एंट्रोपी बहुत ही कम। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा पार्ट। एक क्रिस्टल या ठोस का ताप 0 केल्विन से 115 केल्विन तक बढ़ाया जाता है। टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, तो बताओ मुझे, यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सारे अणु पार्टिकल्स आपने गर्म कर दिए, और जब आपने सारे पार्टिकल्स गर्म कर दिए तो क्या करा आपने, बताओ। उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ा दी, और गतिज ऊर्जा बढ़ा दी तो आपने उनकी बेचैनी बढ़ा दी, और बेचैनी बढ़ा दी तो चैन से तुम्हें बैठने की नहीं, व्यवस्था तो सारी बिगड़ ही जाएगी। और जब व्यवस्था बिगड़ जाएगी ना, तो व्यवस्था जितनी बिगड़ जाती है एंट्रोपी उतनी बढ़ जाती है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक क्रिस्टल या ठोस का ताप 0 केल्विन से 115 केल्विन तक जब आप बढ़ाओगे तो एंट्रोपी उत्तर में क्या लिखना है, बढ़ती है, बढ़ जाएगी। उसके बाद ये देखो थर्ड पार्ट, 2NaHCO3 सॉलिड इज इक्वल टू Na2CO सॉलिड प्लस CO2 गैस प्लस H2O गैस। अब मुझे यूँ बताओ कि इसमें गैस के 1 मोल तो ये है, और गैस का 1 मोल ये है। गैस के मोलों की संख्या इधर तो कुछ भी नहीं थी, इधर तो 2 है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस के मोलों की संख्या बढ़ती है, यानी प्रोडक्ट में गैस के मोल बनते हैं, तो एंट्रोपी बढ़ती है। सिखाई थी ना ये बात। तो हमें इसके उत्तर में भी लिखना है एंट्रोपी बढ़ेगी, यहाँ क्या होगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। चलो 11वां क्वेश्चन देखो क्या है, 11वां क्वेश्चन 6.11 या 6.11। लोहे के ऑक्सीकरण 4Fe सॉलिड प्लस 3O2 गैसियस इज इक्वल टू 2Fe2O3 सॉलिड। एंट्रोपी परिवर्तन इसका माइनस में दे रखा है, 549.4 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है।
ठीक है, एंट्रोपी परिवर्तन माइनस में है, इसका मतलब एंट्रोपी घट रही। और जब किसी रिएक्शन में एंट्रोपी घटती है ना, तो ऐसा रिएक्शन स्वतः अप्रवर्तित होता है, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। मैंने आपको सिखा रखा है कि जिस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होती है वो प्रोसेस ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, यानी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम या परिवर्तन होता है। ऑटोमेटिक चलता है वो रिएक्शन जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो इस रिएक्शन में लोहे के ऑक्सीकरण में एंट्रोपी में चेंज ऋणात्मक है, यानी इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि डेल्टा एस इज स्मॉलर देन जीरो, या फिर कह दो कि एस का वैल्यू घट रहा है, एंट्रोपी घट रही है, या फिर कह दो कि डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है। तीनों बातों का एक ही मतलब है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एंट्रोपी परिवर्तन -549.4 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है। 298 केल्विन ताप पर इन्होंने कहा इस अभिक्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन ऋणात्मक होने के उपरांत भी अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित क्यों है? हाँ भाई, पक्की बात है, जब जब एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कैसे हो जाएगा, अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित कैसे हो जाएगी, क्यों है? इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच नॉट दे रखा है इन्होंने, मानक एंथैल्पी परिवर्तन दे रखा -1648 गुणा 10⁻³ जूल मोल इनवर्स। बहुत सिंपल सी बात है। देखो पता क्या है, जब भी कोई रिएक्शन कहीं भी चल रही है, कोई प्रक्रम या कोई परिवर्तन चल रहा है, तो आपको खाली निकाय की एंट्रोपी की तरफ अपना टारगेट नहीं फोकस करना, आपको देखना चाहिए टोटल एंट्रोपी चेंज, यानी निकाय की एंट्रोपी और सराउंडिंग की यानी परिवेश की एंट्रोपी, दोनों की एंट्रोपी को कुल मिला के, दोनों की एंट्रोपी को जोड़ लो ना। कुल मिला के यदि एंट्रोपी बढ़ रही है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है, और यदि कुल मिलाकर एंट्रोपी घट रही है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, देखो स्वतः प्रवर्तिता के लिए डेल्टा एस टोटल देखना पड़ता है, यानी कुल एंट्रोपी चेंज देखना पड़ता है, कुल एंट्रोपी परिवर्तन। और वो देखने के लिए आपको डेल्टा एस सिस्टम यानी निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन देखना है, प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग यानी परिवेश की एंट्रोपी में परिवर्तन देखना है, और दोनों को जोड़ना है, फिर देखना है रिजल्ट प्लस में है या माइनस में। तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू हमने माइनस में ली है, क्योंकि ये देखो ऊपर दे रखा है यहाँ। यहाँ जो है आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सराउंडिंग की एंट्रोपी का मान, यदि सराउंडिंग की एंट्रोपी का मान आप लिखते हो तो उसे माइनस में लिखना होता है। ठीक है, माइनस में लिखना होता है, ध्यान रखना। तो ये माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। अब देखो सिस्टम की एंट्रोपी इन्होंने दे रखी थी, क्वेश्चन में दे रखी थी ना सिस्टम की एंट्रोपी, देखो ये दे रखी थी -549.4 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये लिख ली हमने। थोड़ा पेज ऊपर उठा लूँ। सिस्टम की एंट्रोपी, निकाय की एंट्रोपी परिवर्तन इन्होंने दे रखा था -549.4, प्लस का निशान जो का तो है, माइनस का जो का तो है। डेल्टा एच सराउंडिंग इन्होंने दिया था ना, देखो ये इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच ये दे रखा है, इसकी वैल्यू हमने लिख ली। टी टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर तो दिया था उन्होंने, देखो ये ब्रैकेट में 298 केल्विन ताप पर, तो टेम्परेचर हमने लिख लिया। उसके बाद आपको बताया माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस का निशान है, ये ज्यों का त्यों है, और इसे कैलकुलेट करके इतना कर दिया हमने। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जब आप ये तो वैल्यू प्लस की है माइनस की घटाओगे तो डेल्टा एस टोटल की वैल्यू आपको प्लस में मिलेगी 4980.6 केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो जब कुल एंट्रोपी चेंज आपका प्लस में प्राप्त हुआ है, यानी टोटल एंट्रोपी बढ़ रही है, तो अभिक्रिया तो फिर स्वतः प्रवर्तित होगी, स्पॉन्टेनियस होगी प्रोसेस, जब टोटल एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 6.12। 6.12 देखो 298 केल्विन पर ऑक्सीजन के ओजोन में रूपांतरण 3/2 O2 = O3 के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के मान की गणना कीजिए। इस अभिक्रिया के लिए Kp का मान 2.47 × 10⁻29 है। अच्छा, इसमें जो है ना कुछ बुक्स में इन्होंने लॉग में वैल्यू दे रखी है इसकी, लॉग 2.47 × 10⁻29 की लॉग में वैल्यू 28.568
कुछ बुक में दे रखी है 28.6, तो जैसी वैल्यू आपको मिलेगी एग्जाम में वैसी वैल्यू रख देना आप। ठीक है। हमें बताना है मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी नॉट। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, -2.303 RT log KP। ठीक है। डेल्टा जी नॉट मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, पता है ना, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज भी कहते हैं। -2.303 ज्यों का त्यों है। आर की वैल्यू हमने रख दी 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन था, लॉग की जगह लॉग है, केपी की वैल्यू ये है भाई। 2.303, 8.314 और 298, इन तीनों की मल्टीप्लाई तो आ जाएगी। और लॉग 2.47 इंटू 10⁻⁹ की वैल्यू जितनी दे रखी होगी उतनी यहाँ लिख लेना। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा प्लस में। ये वैल्यू जो है ना, ये इसे सही कर लेना थोड़ा। ये वैल्यू यहाँ जो दे रखी है ना, ये माइनस में है, सुन लो ध्यान से ज़रा। ये माइनस में है वैल्यू, किसमें है, माइनस में, ध्यान रखना है आपको, वैल्यू किसमें है, माइनस में। यहाँ ये माइनस में वैल्यू है। मैं नोट्स में सही कर दूंगा जब पीडीएफ दूंगा आपको, आप अभी सही कर लेना। ये वैल्यू जो दे रखी है, थोड़ा सा पेज, लॉग 2.47 इंटू 10⁻⁻29 की जो वैल्यू है वो माइनस में है। तो यहाँ मेरा माइनस लगाना मुझे याद नहीं रहा, आप यहाँ माइनस लगा लेना। तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, तो इतने जूल प्रति मोल आया। और या तो यही आंसर दे दो, यदि इसे किलो जूल में बदलना है तो इसे 1000 से भाग करनी पड़ेगी या 10⁻³ से गुणा करनी पड़ेगी। और जब 1000 से भाग करोगे तो 0.3 अंक इधर चला जाएगा ना। तो 163.0047 इस तरह लिख दो, या 163 किलो जूल प्रति मोल बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 6.13। 6.13 में कहा है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए 298 केल्विन पर साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। रिएक्शन दे रखी है 2NH3 प्लस CO2 रिवर्सिबल NH2CO NH2 प्लस H2O। 298 केल्विन पर साम्य स्थिरांक बताना है और गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान दे रखा है -13.6 किलो जूल प्रति मोल। बहुत आसान सवाल है, एकदम हो जाएगा। देखो log k इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 RT, अभी जो फार्मूला पढ़ा उसी का दूसरा रूप है। माइनस, ये माइनस हमने लगा दिया, डेल्टा जी का मान इन्होंने दे रखा है, यहाँ रख दिया। बस ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ जो वैल्यू दे रखी थी किलो जूल प्रति मोल में दे रखी थी, और हमने इसे 10⁻³ से गुणा की है, 1000 से गुणा की है किलो जूल को जूल में बदलने के लिए, कभी इसमें कंफ्यूज रहो तो जूल में बदलने के लिए 2.303 ज्यों का त्यों है। आर की वैल्यू जूल में होती है ना, इसलिए उसे बदला है। या तो इसे 10⁻³ से गुणा करके इसे किलो जूल में बदलते, और या फिर उसे किलो जूल को हमने 1000 से गुणा करके जूल में बदल लिया। दोनों में से कोई सा एक काम करना होता है आपको। और टी के जगह हमने टेम्परेचर लिख दिया। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये लॉग के है ना, लॉग के की वैल्यू इतनी आ जाएगी 2.38। तो के इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.38, और ये वैल्यू आपको दी होगी एग्जाम में कि 2.38 का एंटी लॉग कितना होता है, ये आंसर देना है आपको। इस तरीके से जो है लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू वैसे एग्जाम में दी जाती है, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुन। जो बोर्ड का हमारा क्वेश्चन आता है ना, बोर्ड का पेपर, बोर्ड के एग्जाम पेपर में लॉग वाले इस तरह के क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम होते हैं। और यदि क्वेश्चन आता है तो लॉग की वैल्यू आपको देंगे में लॉग या एंटी लॉग की, ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ कहाँ लॉग टेबल मिलेगी आपको, लॉग टेबल थोड़ा ही मिलने लग रही। पर आपको ये क्वेश्चन सीख के जाने हैं बिल्कुल, कभी आप सोचो कि आने का नहीं है, टाइम का कुछ नहीं पता, कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। देखो उदाहरण नंबर 14 देखो 6.14। 60 डिग्री सी ताप पर N2O4 50% वियोजित होता है, 50% आधा टूटता है यानी। एक वायुमंडलीय दाब एवं इस ताप पर मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की गणना कीजिए। कर लेंगे गणना। देखो ये है हमारा N2O4, टूटता है 2NO2 में, आप NO2 प्लस NO2 भी लिख सकते हो। टी बराबर 0 पर इसका 1 मोल है ना, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मोल है, इसका 1 मोल है और इसके 0 मोल है। 0 मोल इसलिए है क्योंकि टी बराबर 0 का मतलब 0 समय पर अभी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। और जब अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और अभिक्रिया में हमें साम्य अवस्था मिल जाएगी, तो साम्य अवस्था पर
इन्होंने कहा था 50%, 50% रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो 1 मोल में से आधा मोल टूट गया, 1 मोल में से आधा टूट गया तो आधा ही तो बचा। आधे को आप 1/2 लिखो या 0.5 लिखो, एक ही बात है। और और एक बात ध्यान रखना है, समीकरण की शकल देख लो ध्यान से। जब इसका 1 मोल रिएक्शन में हिस्सा लेता है यानी 1 मोल टूटता है तो 2 मोल बनते हैं। यहाँ कितने मोल टूटे? आधे, आधा मोल टूटा। 1 मोल के टूटने से 2 बन रहे तो आधे के टूटने से एक ही तो बनेगा। तो इसका मतलब इसका 1 मोल है, साम्य अवस्था पर इसका तो 1 मोल है और इसका बचा है आधा मोल। तो यदि आप प्रेशर ऑफ N2O4 निकाल लोगे, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम पढ़ा था ना, जिस गैस का आपको आंशिक दाब निकालना है ना, तो उसके मोल बटे कुल मोल गुणा कुल दाब। इसके मोल कितने हैं? साम्य अवस्था पर 0.5 लिख दिए। कुल मोल कितने हैं? कुल मोल भाई 0.5 इसके और एक इसके, एक और आधा 1.5, 1.5 नीचे लिख दिया। और वायुमंडलीय दाब कितना है? एक वायुमंडल, एक यहाँ लिख दिया। तो ये प्रेशर आया N2O4 का। 1 को तो लिखने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं, पर लिख लेना चाहिए समझने के लिए। इसी तरीके से आप यहाँ निकाल सकते हो प्रेशर ऑफ NO2। NO2 का प्रेशर निकालना है तो NO2 के मोल बटे कुल मोल गुणा कुल दाब। NO2 के मोल कितने हैं? 1 मोल है और कुल मोल 1.5 है, आपको पता है ना 1.5 मोल है, एक इसका और आधा इसका, और कुल दाब 1 ATM है। अब देखो क्या करेंगे हम। यदि आपको समीकरण के लिए साम्य स्थिरांक निकालना है तो साम्य स्थिरांक आपने सीखा था वैसे। हाँ तो अभी तो चलो कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा साम्य स्थिरांक को। अभी तो हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं। जब इस समीकरण के लिए साम्य स्थिरांक आपको निकालना हो ना, इसके लिए तो आपको जो ये क्रियाफल होते हैं ना, ठीक है, या उत्पाद, इनके, इसका प्रेशर तो लिखना चाहिए ऊपर। देखो इसका प्रेशर, प्रेशर ऑफ NO2 पर है, और जो रिएक्टेंट्स हैं यानी अभिकारक हैं इनका प्रेशर लिखना चाहिए नहीं, यदि गैसीय अभिक्रिया है। जैसे ये गैसीय अभिक्रिया है ना ये, तो यहाँ आप सोच रहे होंगे कि यहाँ घात 2 क्यों लिखी? क्योंकि NO2 के कितने मोल बने हैं? 2 मोल। तो 2 मोल को लिखने के लिए हमने यहाँ घात 2 लिखी है, 2 मोल को लिखने के लिए, ठीक है। नहीं तो फिर 2 बार लिखना पड़ता प्रेशर ऑफ NO2 गुणा प्रेशर ऑफ NO2। तो Kp निकालने के लिए प्रेशर ऑफ NO2 की घात 2 अपॉन प्रेशर ऑफ N2O4। प्रेशर ऑफ NO2 की घात 2। देखो NO2 का प्रेशर कितना है? 1/1.5, ये लिख दिया 1/1.5 की घात 2। बटे में लिखना है प्रेशर ऑफ N2O4। प्रेशर ऑफ N2O4 कितना है? प्रेशर ऑफ N2O4 है, कितना है प्रेशर ऑफ N2O4? 0.5/1.5, ये लिख दिया 0.5/1.5। थोड़ा पेज ऊपर उठा लूँ मैं, 0.5/1.5। अब देखो आपको पता है 1.5 ऊपर चला जाएगा। जब 1.5 ऊपर जाएगा तो ये तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। 1.5 का स्क्वायर हमने कर दिया अलग, 1.5 ऊपर चला गया और नीचे 0.5, ये वाला 0.5 यहाँ बचा है। अब एक 1.5 से एक घात तो घटेगी, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे 1.5, तो एक बचा है और 0.5, एक 15 पंजे 75, 0.75, 1/0.75 आया है। और जब एक को 0.75 से डिवाइड करोगे तो 1.33 ATM आएगा। तो इतना आएगा Kp, साम्य स्थिरांक का मान 1.33। अब देखो यदि आपको निकालना है गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, तो फार्मूला लगाओगे डेल्टा G0 = -2.303 RT log Kp। अभी बताया था ना फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस जो का तू 2.303, जो का तू आर की वैल्यू 8.314, जो का तू टेम्परेचर कितना था? 60 डिग्री सी था, 60 में 273 जोड़ोगे 333 हो जाएगा। लॉग Kp लॉग 1.33, 2.303 जो का त्यों है, 8.314 जो का त्यों है, और ये 333 हो गया दोनों को जोड़ के। और लॉग 1.33 की वैल्यू आपको या तो दे के रखेंगे, यदि आप निकाल लोगे तो 0.1239 आ जाएगी। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, हमारा उत्तर आ जाएगा -789.98 जूल प्रति मोल। ये उत्तर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें उदाहरण करने हैं और मैंने आपको सारे उदाहरण करा दिए हैं इस यूनिट के। इस यूनिट में 14 उदाहरण थे NCERT में उष्मागतिकी में, और मैंने सारे एग्जाम्पल आपको करा दिए। कल से मैं आपको कराऊंगा NCERT के उष्मागतिकी वाले यूनिट के अभ्यास प्रश्न, एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। पाठ्यनीति प्रश्न इस यूनिट में है नहीं, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ध्यान रखो हैंड रिटन नोट्स सबसे अच्छे होते हैं, ठीक है। So thank you very much for watching this video. Okay, bye.